Jai Sri Swaminarayan. S.S.G.M school Cbse runs by Sri Sahajanand Gurukul Mankuwa heartily welcomes you to this online education platform. Students of class 10, today we will continue our chapter number 3, that is Nationalism in India, that is of the history subject. Okay, so in our previous 5 video we discussed about the topic number 1, that is the First World War, Khilafat and non-cooperation movement, and then in the topic number 2 we discuss about the differing strand within the movement. ओके यानी कि ये जो मूवमेंट चली पूरी नॉन कोऑपरेशन की, इसके अंदर कौन से जगहों पर किन किन लोगों के द्वारा किस किस प्रकार की एक्टिविटीज की गई नेशनलिज्म के लिए, ठीक है। उसी तरह से टॉपिक 1 में जो हमने पढ़ा था कि द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, द रोल एक्ट एंड व्हाई नॉन कोऑपरेशन। ओके, देन इन द थर्ड टॉपिक दैट इज टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस, यानी कि सिविल डिसोबीडियंस की तरफ, in which we discuss about some basic information about civil disobedience movement, किस तरह से वो start हुई। Then we discuss about the salt march and the civil disobedience movement, यानी कि ये जो salt march यानी कि जो नमक का कायदा था उसका भंग किया गया, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। So I hope that you all are clear to this all topic of this chapter. Now in this video lecture we will discuss about topic number 3.2, that is how participant show the movement. How participant show the movement, यानी कि जो भी participant होते थे वो लोग मूवमेंट को किस तरह से देखते थे उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। So please student open your textbook, page number 65. That is topic number 3.2, how participants show the movement. So let us start the reading and explanation of this topic. So let us now look at the different social group that participated in the civil disobedience movement. यानी कि जो अलग अलग डिफरेंट सोशल ग्रुप थे वो किस तरह से पार्टिसिपेट हुए थे इस मूवमेंट में, उसके बारे में हम देखते हैं। Why did they join the movement, वो ये मूवमेंट में क्यों जुड़े थे, फिर व्हाट वर देयर आइडियाज, उनके आदर्श उनके विचार क्या थे, व्हाट डिड स्वराज मीन टू देम, उनके लिए स्वराज क्या था, उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो इन द कंट्री साइड, यानी कि गांव में, विलेजेस में, रूरल एरिया में, रिच पीजेंट्स कम्युनिटी लाइक द पाटीदार्स ऑफ गुजरात एंड जट्स ऑफ उत्तर प्रदेश वर एक्टिव इन द मूवमेंट, यानी कि जो अमीर जो किसान थे, जो ज्यादा पैसे वाले जो रिच किसान थे, जो किसान की कम्युनिटी थी, जैसे कि गुजरात के पाटीदार्स और उत्तर प्रदेश के जो जट्स थे, वो इस मूवमेंट में बहुत एक्टिव हुए थे। बीइंग प्रोड्यूसर ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स दे वर वेरी हार्ड हिट बाय द ट्रेड डिप्रिवेशन एंड फॉलिंग प्राइसेस। तो वो क्यों जुड़े थे, क्योंकि वो एक कॉमर्शियल क्रॉप्स के प्रोड्यूसर थे। ओके, और देवर हार्ड हिट, उनको बहुत झटका लगा था और वो बहुत परेशानी में थे, क्योंकि ये जो मंदी हुई थी, जो प्राइसेस का घट गई थी मंदी की वजह से, आर्थिक मंदी की वजह से, और जो प्राइसेस गिर गई थी उसकी वजह से उनको ये बहुत झटका हार्डशिप होने लगी थी। एज देयर कैश इनकम डिसअपीयर्ड दे फाउंड इट इम्पॉसिबल टू पे द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू डिमांड। ओके, सो जैसे उनकी इनकम कम हो गई, उनकी इनकम घटने लगी और एकदम बंद हो गई, तो उनको ऐसा लगा कि इट इज इम्पॉसिबल टू पे द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू, यानी कि जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू देना पड़ता था वो उनके लिए इम्पॉसिबल हो गया था। एंड द रिफ्यूजल ऑफ द गवर्नमेंट्स टू रिड्यूस द रेवेन्यू डिमांड लेड टू वाइड स्प्रेड रिसेंटमेंट, यानी कि ऊपर से क्या हुआ, एक तो ये फसल की जो प्राइस थी वो घट गई थी, तो वो रेवेन्यू नहीं चुका पा रहे थे, उसको उनको इम्पॉसिबल लगता था। ऊपर से गवर्नमेंट ने भी ये रेवेन्यू कम करने के लिए जो उन्होंने प्रस्ताव रखा था उसको क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, यानी कि मना कर दिया। इसकी वजह से क्या हुआ कि पूरे जो भी ये जितने भी जो रिच पीजेंट्स थे उनमें एक वाइड स्प्रेड रिसेंटमेंट यानी कि नाराजगी, ओके, नाराजगी फैल गई उनमें। दिस रिच पीजेंट बिकम एंथुसियास्टिक सपोर्टर ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, यानी कि ये बहुत ही एक हम कह सकते हैं कि एंथुसियास्टिक यानी कि उत्सुक, उत्साही, ऐसे बहुत ही एक्टिव सपोर्टर थे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के। टू पार्टिसिपेट इन द ऑर्गेनाइजिंग देयर कमिटी, यानी कि उनकी कमिटी को वो संगठित करने लगे, एंड
एट टाइम्स फोर्सिंग रिलुक्टेंट मेंबर्स, यानी कि वो जो असंतुष्ट हुए थे वैसे मेंबर्स को वो क्या करने लगे, फोर्स करने लगे कि आप भी इस मूवमेंट में टू पार्टिसिपेट इन द बॉयकॉट प्रोग्राम्स, यानी कि बहिष्कार करने के ये जो मूवमेंट है, ये जो एक्टिविटीज है, प्रोग्राम है, इसमें पार्टिसिपेट होइए। ओके, सो फॉर देम द फाइट फॉर स्वराज वाज अ स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यू। तो फिर उनके लिए ये जो स्वराज का टर्म है वो क्या मीन करता है कि उनके लिए ये जो रेवेन्यू है वो कम किया जाए। ओके, बट दे वर डीपली डिसअपॉइंटेड व्हेन द मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ इन 1931 विदाउट द रेवेन्यू रेट्स बीइंग रिवाइज्ड, यानी कि वो बहुत ही डिसअपॉइंटेड हुए डीपली जब उनको 1931 में ये मूवमेंट क्या कर दी गई, बंद कर दी, और विदाउट रिवाइज देयर रेवेन्यू, यानी कि रेवेन्यू भी कम नहीं हुआ, रेवेन्यू कम किए बिना ही ये जो मूवमेंट थी वो बंद हो गई थी। हम जानते हैं क्यों बंद हुई थी, क्योंकि जो मूवमेंट थी उनको वो नॉन वायोलेंटली चलाना था, लेकिन बहुत जगहों पर हिंसाएं होने लगी, यानी कि वायोलेंस होने लगा। इसी वजह से गांधी जी ने ये मूवमेंट क्या कर दी थी, कॉल्ड ऑफ, यानी कि रोक दी थी। So when the movement was restarted in 1932, many of them refused to participate. तो जब फिर से 1932 में ये मूवमेंट थी वो रिस्टार्ट हुई, तब उनमें से बहुत कम लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। देन क्या है, उसके बाद ये थी रिच पीजेंट्स की बात। ओके, अब जो पुअरर पीजेंट, यानी कि जो पुअर पीजेंट हैं उनकी बात है। सो द पुअरर पीजेंट्री वर नॉट जस्ट इंटरेस्टेड इन द लोअरिंग ऑफ द रेवेन्यू डिमांड। तो जो पुअरर गरीब किसान थे वो उनकी डिमांड सिर्फ रेवेन्यू कम करना ही नहीं थी, लेकिन मैनी ऑफ देम वर स्मॉल टेनेंट्स कल्टिवेटिंग लैंड दे हैड रेंटेड फॉर लैंडलॉर्ड्स, यानी कि जो बहुत सारे जो किराएदार थे जो कि जमीन किराए पर लेकर उसमें फसल उगाते हैं, तो उनको जो लैंडलॉर्ड्स को किराया देना पड़ता था उसके भी अगेंस्ट उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। एज द डिप्रेशन कंटिन्यू एंड कैश इनकम dwindled, द स्मॉल टेनेंट्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे देयर रेंट। तो जैसे ही डिप्रेशन यानी कि मंदी कंटिन्यू रही, चलती ही रही, और जो फसल थी उसके उनको प्राइस नहीं मिले, यानी कि उनकी इनकम क्या हो गई, dwindled, यानी कि कम हो गई, बंद हो गई। उसकी वजह से जो छोटे किराएदार जो भी किसान थे वो अपना जो रेवेन्यू और जो रेंट होता है, उनका जो किराया होता है किसी भी जमीन का लैंडलॉर्ड को देने का, वो नहीं दे पा रहे थे। सो दे वांटेड द अनपेड रेंट टू बी लैंडलॉर्ड टू बी रिमिटेड, यानी कि उनकी ये वांट थी, उनकी ये जरूरियात थी कि ये जो अनपेड यानी कि जो चुकाया हुआ नहीं है जो भी किराया, वो लैंडलॉर्ड के द्वारा कम किया जाए या फिर ना लिया जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, लैंडलॉर्ड ने कोई भी ये जो किराया था वो कम नहीं किया। इसी वजह से दे जॉइंड अ वैरायटी ऑफ रेडिकल मूवमेंट। तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी मूवमेंट्स जो रेडिकल यानी कि उग्रवादी मूवमेंट्स थी उनमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया, ज्वाइन किया। एंड ऑफ्टन लेड बाय सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट, यानी कि ये जो मूवमेंट थी सारी वो किसके द्वारा लीड की जाती थी, तो जो सोशलिस्ट थे और जो कम्युनिस्ट थे उनके द्वारा ये लीड की जाती थी। सो अप्रहेंसिव ऑफ राइजिंग इश्यूज दैट माइट अपसेट द रिच पीजेंट्स एंड लैंडलॉर्ड्स, द कांग्रेस वाज अनविलिंग टू सपोर्ट नो रेंट कॉम्पिंग इन मोस्ट प्लेसेस। तो क्या हुआ कि जो अमीर किसान और जो जमींदार थे उनको परेशान करने वाला ये जो कायदा था, उनको परेशान करने वाला जो फैसला था वो उठाना कांग्रेस पसंद नहीं करती थी, और उन्होंने नो रेंट कैंपिंग था जो उसको सपोर्ट नहीं किया, यानी कि अनविलिंग थी, उनको उसको सपोर्ट करने से अनविलिंग थी वो। सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पुअर पीजेंट एंड द कांग्रेस रिमेन अनसर्टन, यानी कि उसकी वजह से क्या हुआ कि जो कांग्रेस और जो पुअर पीजेंट थे, जो गरीब किसान थे, उनके बीच में जो रिलेशनशिप थी वो क्या हो गई, अनिश्चित यानी कि खराब हो गई थी। सो अब देखते हैं व्हाट अबाउट द बिजनेस क्लासेस, यानी कि जो बिजनेस क्लासेस यानी कि जो इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स थे, उनके जो बिजनेस यानी कि इंडस्ट्रियल उद्योगपति थे, जो धंधा करते थे, उनके लिए क्या, व्हाट अबाउट देम। सो हाउ डिड दे रिलेट टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किस तरह से ज्वाइन की। सो ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट हैड मेड ह्यूज प्रॉफिट एंड बिकम पावरफुल, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दरमियान क्या हुआ
जो भारतीय उद्योगपति थे उन्होंने बहुत सारा प्रॉफिट कमाया और बहुत पावरफुल हो गए। कीन ऑन एक्सपेंडिंग देयर बिजनेस, ओके, तो इनकी बहुत ही इच्छा थी कि और भी इनका बिजनेस एक्सपांड हो यानी कि बढ़े, इसीलिए दे नाउ रिएक्टेड अगेंस्ट कॉलोनियल पॉलिसीज दैट रिस्ट्रिक्टेड बिजनेस एक्टिविटीज, यानी कि तो फिर उन्होंने क्या किया, रिएक्ट करने लगे किसके अगेंस्ट, तो जो कॉलोनियल पॉलिसीज थी जो उनको बिजनेस बढ़ाने में, उनकी बिजनेस एक्टिविटीज को एक्सपांड करने में क्या करती थी, रोक लगाती थी, रिस्ट्रिक्टेड करती थी, इसीलिए उनके सामने उन्होंने क्या किया, रिएक्शन देना शुरू कर दिया। सो दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स एंड अ रुपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो दैट वुड डिस्करेज इंपोर्ट्स, यानी कि वो क्या चाहते थे कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स, यानी कि जो फॉरेन के से जो भी सामान आता है, इंपोर्ट्स होता है, उसके लिए उनको क्या दी जाए, फैसिलिटीज दी जाए, उनको प्रोटेक्शन दिया जाए। एंड अ रुपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि रुपये को फॉरेन एक्सचेंज किया जाए, उसकी भी उनको फैसिलिटी दी जाए, जिसकी वजह से उनका जो इंपोर्ट्स है वो डिस्करेज ना हो। ओके, then to organize business interests they formed the Indian Industrial and Commercial Congress in 1920 and the Federation of the Indian Chamber of Commerce and Industry in 1927। तो उन्होंने क्या किया, अपने जो बिजनेस इंटरेस्ट के लिए, अपने जो धंधाकीय हित के लिए उन्होंने एक संगठन रचे। तो वो दो संगठन कौन से थे, तो एक था द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस इन 1920 एंड दूसरा था द फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ओके, FICCI in 1927, led by prominent industrialists like Purushottam Das, Thakur Das and G.D. Birla. The industrialists attacked colonial control over the Indian economy and support the civil disobedience movement when it was first launched, यानी कि ये जो भी दो इंस्टीट्यूट बनाए गए थे, जो भी हम कह सकते हैं कि इनकी जो दो ऐसे क्या बनाए गए थे, जो इंडस्ट्रियल और कॉमर्स कांग्रेस ये जो बनाए गए थे दो, उनको किसने लीड किया था, ये जो इंस्टीट्यूट बनाए गए थे ऐसे का, तो इन ग्रुप जो बनाए गए थे उनको किसने लीड किया, तो जो बहुत बड़े लीडर इंडस्ट्रियलिस्ट थे जैसे कि पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास और जो G.D. बिरला थे, उन्होंने लीड किया और उन्होंने अटैक की किसके ऊपर, कॉलोनियल जो कंट्रोल था जो भारतीय इकोनॉमी पर, उसके ऊपर, एंड सपोर्ट किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। जब वो पहली बार जो स्टार्ट हुई थी उसमें उन्होंने सपोर्ट किया। तो उन्होंने किस तरह से सपोर्ट किया, सो दे गिव फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड रिफ्यूज टू बाय और सेल इंपोर्टेड गुड्स, ओके। तो उन्होंने जो आर्थिक तौर पर फिनेंशियल यानी कि इकोनॉमिकली उनको सपोर्ट किया, उनको मदद की, एंड रिफ्यूज टू बाय और सेल इंपोर्टेड गुड्स, यानी कि जो बाहर से आयात हुआ जो भी सामान है उसको बेचने या फिर खरीदने से मना कर दिया। Most businessmen came to see Swaraj as a time when colonial restriction or business would no longer exist and trade and industry would flourish without custom, यानी कि बहुत सारे जो भी इंडस्ट्री से वो आकर ऐसा सोचने लगे कि टू सी स्वराज एज ए टाइम, उनको ऐसा लगा कि स्वराज एक ऐसा समय है जब कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शन जो बिजनेस के ऊपर है वो अब क्या हो गया है, नो लॉन्गर एग्जिस्ट, यानी कि अब लंबे समय तक नहीं रहेगा, एंड ट्रेड एंड इंडस्ट्री वुड फ्लरिश विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि किसी भी प्रकार के रोक टोक के बिना ट्रेड और जो भी इंडस्ट्री है वो आगे बढ़ेंगी। But after the failure of the round table conference, business group were no longer uniformly enthusiastic, यानी कि जो राउंड टेबल जो हुई थी गांधी जी के साथ लंदन में, वो जब फेल गई यानी कि वो सक्सेसफुल ना गई, उसकी वजह से उसके बाद क्या हुआ कि बिजनेस ग्रुप जो भी पहले सपोर्ट करते थे उतना एंथुसियास्टिक यानी कि उतना उत्साह के साथ वो फिर सपोर्ट करने लगे, एक साथ ना करने लगे। सो दे वर एप्रीहेंसिव ऑफ द स्प्रेड ऑफ मिलिटेंट एक्टिविटीज, यानी कि उनको ये डर लगने लगा, उनको ये शंका होने लगी कि कहीं मिलिटेंट एक्टिविटीज यानी कि उग्र एक्टिविटीज ना हो जाए, एंड वरीड अबाउट प्रोलॉन्ग डिस्ट्रप्शन ऑफ बिजनेस, यानी कि जो डिसरप्ट हुआ था बिजनेस में उसकी वजह से जो वो तंग होकर क्या हुए, एज वेल एज ऑफ द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सोशलिस्ट अमोंग द यंग मेंबर ऑफ द कांग्रेस, यानी कि उन्होंने ये सब क्यों छोड़ा, तो एक तो
ये जो मिलिटेंट एक्टिविटी होने वाली थी, दूसरी कि ये जो प्रोलॉन्ग डिस्ट्रप्शन हुआ बिजनेस में वो, और फिर उनको ऐसा भी लगने लगा था कि जो सोशलिज्म हो रहा था अमोंग्स द यंगर, यानी कि कांग्रेस के अंदर जो युवा जो भी सोशलिस्ट थे, समाजवादी, वो जो समाजवाद बन रहा था उसकी वजह से भी वो फिर इतना एंथुसियास्टिकली ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थे उसमें शामिल नहीं हुए. So the industrial working class did not participate in the civil disobedience movement in large number except in the Nagpur region. तो जो इंडस्ट्रियल वर्कर यानी कि जो उद्योग में काम करने वाले मजदूर थे, जो वर्किंग क्लास के लोग थे, उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में इतना अपना इंटरेस्ट नहीं रखा, इतना जुड़े नहीं, सिवाय कि नागपुर रीजन के जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट वर्कर थे उनके सिवाय. ओके, दूसरे कोई भी इतने ना जुड़े. एज द इंडस्ट्रियलिस्ट केम क्लोजर टू द कांग्रेस, यानी कि जो उद्योगपति थे बड़े, वो जैसे कांग्रेस के नजदीक आने लगे, सो वर्कर्स स्टे अलूफ, यानी कि वर्कर्स दूर होने लगे. बट इन स्पाइट ऑफ दैट सम वर्कर्स डिड पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी कि कुछ ऐसे भी थे जो कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में शामिल हुए थे. सिलेक्टिवली अडॉप्टिंग सम ऑफ द आइडियाज ऑफ द गांधीयन प्रोग्राम, यानी कि कुछ चुनिंदा ऐसे लोग थे जिन्होंने गांधी जी के जो विचार थे, जो भी गांधीयन प्रोग्राम थे, उसमें पार्टिसिपेट किया था. लाइक बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, यानी कि विदेशी जो भी सामान है उसका बॉयकॉट करना, एज अ पार्ट ऑफ देयर ओवन मूवमेंट अगेंस्ट लो वेजेस एंड पुअर वर्किंग कंडीशन. यानी कि उन्होंने ये भी क्यों किया था, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि एज अ ओवन पार्ट, उनका खुद का पार्ट है कि उनको जो लो वेजेस मिलती हैं और जो सिक्योरिटी नहीं मिलती और जो वर्किंग क्लास की जो पुअर कंडीशन है, उसके लिए उन्होंने ये सब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के तहत आकर किया. उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट होकर ये सारी एक्टिविटी की. ओके, सो देयर वर स्ट्राइक्स बाय रेलवे वर्कर्स इन 1930 एंड डॉक वर्कर्स इन 1932. यानी कि फिर क्या हुआ कि स्ट्राइक होने लगी 1930 में, रेलवे वर्कर्स में हुई, फिर जो डॉक वर्कर्स यानी कि जो शिप हैं, जो भी दरिया किनारे जो जहाज है उनमें जो काम करने वाले थे डॉक वर्कर्स, उन्होंने भी 1932 में स्ट्राइक्स की. इन 1930 thousands ऑफ वर्कर इन छोटा नागपुर टिन माइंस वॉर गांधी कैंप्स एंड पार्टिसिपेट इन प्रोटेस्ट रैलीज एंड बॉयकॉट कैंपिंग. यानी कि 1930 में थाउजेंड्स ऑफ जो वर्कर थे छोटा नागपुर में, उन्होंने टिन माइन वॉर, ओके, जो टिन माइंस में काम करने वाले जो छोटा नागपुर के जो भी वर्कर्स थे, उन्होंने गांधी कैप यानी कि जो गांधी जी के विचारों को लगती ऐसी कैप्स थी, ओके, उनको फॉलो करने वाली कैप्स थी, उसको पहना एंड पार्टिसिपेट इन प्रोटेस्ट रैलीज एंड बॉयकॉट camping. But the Congress was reluctant to include workers' demand as a part of its program of struggle. लेकिन कांग्रेस इसको एक्सेप्ट नहीं करती थी, इसके लिए क्या अनिच्छा दर्शाती थी कि वो उनके प्रोग्राम के अंडर ये सब हो. It felt that this would alienate industrial and divide the anti-imperial force. Okay, so another important feature of the civil disobedience movement was the large scale participation of women. तो दूसरा ऐसा फीचर क्या था, खास बात सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, तो वो थी कि लार्ज पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, यानी कि महिलाएं भी इस अभियान में बहुत प्रमाण में, बहुत ज्यादा प्रमाण में जुड़ी थी. ड्यूरिंग Gandhiji's salt march, thousands of women came out of their homes to listen to him. यानी कि ये जो सॉल्ट मार्च हुई थी, जो नमक का कायदा का भंग करने के लिए जो गांधी जी ने सॉल्ट मार्च की थी, दांडी यात्रा जिसको हम कहते हैं, उसके दौरान काफी महिलाओं यानी कि हजारों महिला अपने घर से बाहर निकली और उनकी बातों को सुनी. दे पार्टिसिपेट इन प्रोटेस्ट मार्च, मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट एंड पिक्टेड फॉरेन क्लोथ एंड लिकर शॉप. तो उन्होंने क्या किया, ये जो प्रोटेस्ट मार्च थी उसमें पार्टिसिपेट किया, फिर अपनी तरह से मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट यानी कि सॉल्ट को बनाया, मैन्युफैक्चर किया, एंड जो फॉरेन गुड्स क्लोथ से और जो लिकर शॉप थी उसके ऊपर कब्जा उसको अटकाया. ठीक है. मैनी वेंट टू जेल इन अर्बन एरियाज, देयर वर ओके, सो मैनी वेंट टू जेल, उनमें से कई ऐसी थी जो जेल में भी गई. इन अर्बन एरिया देयर वुमेन वर फ्रॉम हाई कास्ट फैमिली, यानी कि जो अर्बन इलाके में जो भी वुमेन्स जुड़ी थी वो कौन से क्लास से आती थी, हायर क्लासेस से. ओके, सो जो अमीर महिलाएं थी वो आती थी. देन इन रूरल क्लास दे केम फ्रॉम रिच पीजेंट्स हाउसहोल्ड, यानी कि जो
रिच पीजेंट्स यानी कि जो अमीर किसान थे उनकी फैमिली में से रूरल एरिया में से महिलाएं आने लगी. मूव्ड बाय गांधीजी's कोल्ड they began to see service to the nation as a sacred duty of women. यानी कि जो गांधी जी ने ये जो अभियान छेड़ा था उसके तहत उसको फॉलो करते हुए दे बिगन टू सी, उनको ऐसा लगा कि नेशन की सर्विस है वो एक सेक्रेट क्या है, सेक्रेट ड्यूटी है. ड्यूटी यानी कि एक पवित्र काम है अपने देश के लिए वुमन का. ओके, येट दिस इंक्रीज द पब्लिक रोल डिड नॉट नेसेसरी मीन एनी रेडिकल चेंज इन द वे द पोजिशन ऑफ वुमेन वॉज विजुअलाइज्ड. यानी कि ये जो चेंज आया था, ये जो लार्ज प्रमाण में जो बहुत सारे प्रमाण में जो वुमेन्स जुड़ी थी, इसका मतलब ये नहीं था कि उनकी तरफ जो देखने का नजरिया है दूसरे लोगों का वो चेंज होने वाला है, उनकी पोजीशन चेंज होने वाली है. ओके, सो गांधी जी वॉज कन्विंस्ड दैट इट वॉज द ड्यूटी ऑफ वुमेन टू लुक आफ्टर होम एंड हार्थ. ओके, सो गांधी जी ये बात समझते थे और उन्होंने ये भी समझाया कि इट वाज द ड्यूटी ऑफ वुमेन, यानी कि ये वुमेन एक स्त्री की ड्यूटी है कि अपने घर और अपने जो खाना बनाना है हर्थ यानी कि चूल्हे को भी, घर और चूल्हे को संभालना ये उसका एक ड्यूटी है. बी गुड मदर्स एंड गुड वाइफ्स. ओके, एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम द कांग्रेस वाज रिलक्टेंट टू अलाउ वुमेन टू होल्ड एनी पोजीशन. इसका मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा समय तक कांग्रेस क्या हुई, इतनी एक्सेप्ट नहीं किया वुमेन्स को कि उनको भी कोई पोजीशन मिले ऑफ अथॉरिटी विच विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें उसको भी कोई पोजीशन मिले, उसका भी कुछ हक हो, उसको भी कुछ जवाबदारी दी जाए. तो उनके लिए वो क्या थी, रिलुक्टेंट यानी कि अनिच्छुक रही. इट वॉज कीन ओनली ऑन देयर सिंबॉलिक प्रेजेंस, यानी कि ये सिर्फ उनकी क्या थी, एक उत्साह था. कीन यानी कि उसका उत्साह था, प्रेजेंस होना यानी कि ये जो कैंपिंग थी, ये जो अभियान था मूवमेंट, उसमें जोड़ने का. ठीक है, सो दिस इज टॉपिक नंबर 3.2 दैट इज द हाउ पार्टिसिपेंट्स सो द मूवमेंट, यानी कि अलग अलग जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने मूवमेंट्स को किस तरह से देखा, किस तरह से समझा. ओके, सो वी डिस्कस अबाउट दिस. So I hope that you all are clear to this point. We will discuss about the topic number 3.3 in our next video. So till that, thank you so much. Jai Shri Swaminarayan.